उन्हें 27% आरक्षण दिया गया। देश की संपत्ति में उनकी क्या भागीदारी है? सीधा सीधा आरक्षण का मतलब यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस सीधी बात यह है कि उनके वोट से सरकारें बनती या बिगड़ सकती है। क्योंकि जब अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में प्राइवेट क्षेत्रों में जब आरक्षण लागू हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो सकता है? दोस्तों, आज हम लोग एक अहम मुद्दों को लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आरएसएस की बैठक केरल में चल रही है। समन्वय समिति की बैठक में आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख हैं प्रचारक अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी कहा है, जब पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं क्या, तो पहली बार उन्होंने जातिगत जनगणना के समर्थन में कहा और कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि अब जो है किसी भी तरह से घूम फिर करके मजबूरी में ही आरएसएस जैसा संगठन जो है जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस ऐसा संगठन है और ख़ासकर बीजेपी भी शुरुआत के दिनों में बहुत दिनों तक जो है आरक्षण का विरोध करता रहा है खासकर, और जातिगत विषमता को नहीं माना है। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, जातिगत विषमता भारतीय समाज की एक सच्चाई है। ये आरक्षण क्यों लागू हुआ है? आप सबको मालूम है कि किस तरह से जो है पूना पैक्ट के माध्यम से जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बीच में जब बातचीत हुई थी, तो उस समय जो है फैसला लिया गया था कि जो समाज में सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उनको आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उनका कहीं भी प्रतिनिधित्व हमें देखने को नहीं मिलता है। मोटा मोटी ये कहें कि आरक्षण का जो सवाल है, मुख्य सवाल ये है कि जो सदियों से, हजारों साल से जो पिछड़ा रहा है सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, वो कहीं भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है, तो ये उनको जो जातिगत जनगणना करके ही दिया जा सकता है। इसलिए देखिए, देश की आज़ादी के पहले सर्वप्रथम 1931 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन अब तक जो है जातिगत जनगणना नहीं हुआ और न उसे प्रकाशित किया गया केंद्र सरकार की ओर से। इवन जो है 1951 के बाद जो है कांग्रेस सरकार ने हर एक साल 10 वर्षों में जनगणना की है, लेकिन जातिगत जनगणना कभी नहीं किया और न उनका उन्होंने समर्थन किया। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात भी है जानने योग कि आपको मालूम है कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई तो वही एक आधार था कि हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद में एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया। उसके बाद फिर पिछड़ा आयोग भी बना। बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग ने आरक्षण देने के सवाल पर, खासकर ओबीसी को आरक्षण देने के सवाल पर 1980 में फैसला दिया, जो कि 1990 के बाद में वीपी सिंह के समय में जो है ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ। आपको मालूम है कि 1931 के जनगणना में ओबीसी को जो दर्शाया गया था कि वो हमारे देश में 52% है, लेकिन उन्हें 27% आरक्षण दिया गया। अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं कि घूम घूम कर, खासकर कांग्रेस पार्टी भी और भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जातिगत आधार पर जो है उन्हें सामाजिक न्याय जिसे हम कहते हैं कि उन्हें देने की बात चल रही है। कि कितना दूर तक आगे सफल होगा, कौन इसको कार्यान्वयन करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये बताने कष्ट करें हमारे दर्शकों को कि जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदा होता है। हाँ, जैसा कि आपने कह ही दिया, ये मुद्दा अभी ज़ोरों पर है और लोकसभा के अंदर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसको बार बार उठा रहे हैं और बहुत ज़ोर दे रहे हैं, और उन्होंने कहा भी ये मेरा जीवन का मिशन है। और सरकार अगर सत्ता में आती है कांग्रेस की, मतलब इंडिया गठबंधन की, तो ये काम उनकी प्राथमिकता सूची में रहेगा। 2 तारीख को ये PIL एक दायर हुई थी इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी वो जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SBN भट्टी, उनकी जो बेंच थी, उन्होंने इसे खारिज कर दिया ये कहकर कि ये नीतिगत मामला है और ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो जनगणना करे या ना करे वो सरकार का फैसला होगा। तो ये तो रही बात कोर्ट की जो है। इसमें देखिए फायदे की बात क्या है, जातिगत जनगणना से फायदे जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको न्याय मिलेगा। सीधी बात, इसमें जो सीधे तौर पर ये पता चलेगा कि देश की संपत्ति में उनकी क्या भागीदारी है, उनको शिक्षा, उनको न्याय, उनको हर तरह से जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कितना हद तक उन तक पहुंच रहा है, कहाँ तक पहुंचा है विकास के दौर में, ये पता चलेगा। और ये तभी पता चलेगा जब जातिगत जनगणना होगी।
और इसमें सरकारें जो है, अब तक हम सभी सरकारों की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार कांग्रेस की रही है लंबे समय तक, आज़ादी के बाद से लेके तब से लेकर इस पर चुप्पी साधे हुई थी। और आज जो वर्तमान सरकार है, जो तीसरा सत्र चल रहा है, यहाँ भी यही टालम टोल की नीति ही अपनाई जा रही है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये सरकारों का रुख क्या होता है, क्योंकि विपक्षी दल तो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सत्ता में भी जो एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आरजेडी, जनता दल भी तो वो कर रहे हैं। तो तमाम जो पार्टियां एक हो रही हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि तमाम पार्टियां, अब जैसे आरएसएस का जिक्र हुआ आपने किया ना, तो आरएसएस भी देख रहा है कि जनता जो है, बहुसंख्यक जो आबादी 52%, जिसको अभी उस समय की बात करें तो 52% जो आबादी है वो भी खाली ओबीसी की है ना, एसटी मिला देने से तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी है। और उनके वोट से, अब सीधी बात यह है कि उनके वोट से सरकारें बनती या बिगड़ सकती है। तो आरएसएस इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि अगर सीधे तौर पर खारिज कर दिया तो वो बहुत बड़ा तबका अलग हो जाएगा और जो इस सत्ता की जो राजनीति चल रही है, सत्ता से दूर होना पड़ेगा। और इसलिए एक तरह से समर्थन जो किया है, ये सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और संक्षेप में यही कहा जाए कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो वंचितों के साथ, जो पिछड़ा वर्ग है, एसटी एससी है, उनके साथ न्याय होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहने जा रहा हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ और जब संविधान सभा में बहस हुई और जब संविधान अप्रूव हो गया, इसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए हैं, लेकिन हमारे लिए जो है अभी सामाजिक और आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं के बराबर है। तो आने वाले दिनों में देश की जो बहुसंख्यक समाज है, अगर उन्हें आर्थिक और सामाजिक आज़ादी नहीं मिलती है तो देश की एकता अखंडता पर भी खतरा होगा और देश में काफ़ी उथल पुथल भी हो सकता है, क्योंकि सब अपने हक अधिकार के लिए डिमांड करेंगे। आपको मालूम है कि किस तरह से बिहार में जो है जातिगत जनगणना हुआ था और वहाँ पर जो है आरक्षण देने की बात भी की गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, आरक्षण नहीं देना है। सीधा सीधा आरक्षण का मतलब ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें आज देखना है, ये जानना है अच्छी तरह से आंकड़ों के माध्यम से, अगर जातिगत जनगणना होते हैं तो ये पता चले कि ओबीसी समाज के लोग, एसटी और एससी के समाज के लोग कहाँ कहाँ हैं। मसलन अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या प्रतिनिधित्व है, हाई कोर्ट में कितना प्रतिनिधित्व है, आईएएस आईपीएस में कितना है, कैबिनेट सेक्रेटरी कितना है, वाइस चांसलर कितने हैं। तो ये सब जो अभी तक जो पता चला है कि इन लोगों की संख्या नहीं के बराबर है, जबकि हमारा संविधान बना था जिसमें कहा गया था कि समान अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके यहाँ 100 आदमी हैं और आपके पास 100 रोटी है तो हर एक को एक एक रोटी देना पड़ेगा, तब वो समानता की बात कही जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि 100 रोटी में सिर्फ 15% को 50 रोटी दे दिया, है ना, और इधर जो है जो 75% आबादी रहा, मैंने 85% आबादी रहा, उसे आप एक एक रोटी दे रहे हैं। तो देखेंगे, गिनती करेंगे तो एक रोटी भी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि 50 रोटी तो आप दे दिए पहले किसी को, 15% वाले को, तो बाकी जो 85% है वो कहीं भी आज समाज के जो हाई लेवल स्तर पर जो है उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए नहीं के बराबर है। बहुत सारे आंकड़े से ये पता चला है कि ओबीसी की जो उपस्थिति होना चाहिए, जैसे वाइस चांसलर्स में, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के, वहाँ संख्या नहीं के बराबर। एसटी एससी भी बहुत कम है। अगर आप पूरे देश में खोज लीजिएगा कि वाइस चांसलर कितने हैं ओबीसी एससी एसटी, तो नहीं के बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे समाज में और शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं जिसे दूर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये उठता है कि हम कैसे इसको लागू करें। तो ये जो जनगणना किया जाता है, जनगणना में ये बताया जाता है, ये पता चलता है कि जातिगत आधार पर किसकी उपस्थिति क्या है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, कहाँ नौकरी करते हैं, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, ये सभी बातें निकल कर आती है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में मात्र 1% आबादी के पास में जो है इस देश का संपत्ति जो है 75% संपत्ति उनके पास सिकुड़ के आ गया है। तो हमारे संविधान में कहा है कि देश के संसाधन में भी जो है
जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा धन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा धन होगा तो निश्चित है कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, वो खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे कल कारखाने फैक्ट्री में लगेंगे। और दूसरी बात है कि जब उनकी जनसंख्या के हिसाब से जब उन्हें भागीदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उसके उन्नति मिलना संभव है। और इतना ही नहीं, हमारे ही देश की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, दूसरे देशों में भी, खासकर अमेरिका जैसे देशों में या इंग्लैंड जैसे देशों में भी अफर्मेटिव एक्शन कहलाता है, जिसके आधार पर जो है वहाँ पर काले लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो है उसको स्पेशल प्रोविज़न दे के, मैंने बहुत तरह की फैसिलिटी दे के उन्हें वहाँ का अधिकार दिया जाता ताकि वो वंचित ना रहे। तो समाज में, हमारे देश में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर वंचित होता है तो देश का विकास नहीं के बराबर होगा। और इस संबंध में मैं थोड़ा एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि आरक्षण का जो सवाल है उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50% पर रोक लगा दी है ना, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होनी चाहिए। लेकिन EWS करके 10% आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो आदेश का जो अवहेलना किया, कभी उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। EWS जो खासकर जनरल कास्ट के लिए है उनके लिए 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन तमिलनाडु जैसे देशों में 65% से ज़्यादा आरक्षण है। इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है दोस्तों कि आरक्षण पर अगर किसी तरह का नीतिगत फैसला केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेती है तो कोई भी पार्टी जो है उसके खिलाफ जो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो कोई अपील नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर जब तमिलनाडु में जब ये 50% से ज़्यादा जब आरक्षण दिया गया तो केंद्र सरकार जो थी उस समय वो उस 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब से बिहार में भी जो बात उठ रही है कि भाई वो आरक्षण लागू हुआ, गिनती हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आरक्षण देने के सवाल पर जो हाईकोर्ट रोक लगा दी। तो क्या केंद्र सरकार जो जदयू की सरकार भी वहाँ है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार चाहती तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल सकते थे तो सबको मिलता। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार ये दिखाया कि नहीं, वो आरक्षण के समर्थन में खुलकर नहीं आ रही हैं और उनका मकसद ये नहीं है कि आरक्षण के आधार पर सबको बराबर हक और अधिकार मिले। दूसरी बात और है कि हमारे देश में आने वाले दिनों में अगर जातिगत जनगणना करते हैं और आरक्षण को आप समुचित रूप से लागू करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण देना पड़ेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में प्राइवेट क्षेत्रों में जब आरक्षण लागू हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो सकता है? यहाँ क्यों लोग उतना रोना धोना या पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है लोगों का? तो ये स्थिति है। और देखिए जो मुझे समझ में आ रहा ना, ये जब साम्यवादी आंदोलन चला एक लंबे समय तक चला, हम अलग अलग फ्रांस की बात करें, रूस की बात करें, भारत में भी लंबे समय तक चला एक दौर था। ये क्यों? ये इसलिए कि समानता की बात होती है कि जो एक बड़ी जो खाई बनती गई और आज तो इतनी खाई बढ़ गई है गरीबी और अमीरी के बीच में, इसके लिए हमको लगता है कि उस तरह का आंदोलन चाहिए। और क्योंकि हर जो पार्टी है, पार्टी के साथ एक मजबूरी क्या होती है ना, राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा हर चीज़ को सत्ता में जो सत्ता की बात उसकी पैमाने पे तौलते हैं कि अगर इनका हित साधूं तो मुझे ये वोट मिलेगा, वो नाराज़ होंगे। ये इस चीज़ को लेकर उधेड़-बुन में जो तमाम राजनीतिक दल फंसी रहती हैं, उनकी एक मजबूरी भी होती है। लेकिन जो सामाजिक जो संगठन है उनके साथ ये मजबूरी नहीं होती है। आज आरएसएस की बात करूं मैं, उसको सत्ता की राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन वो आज की तारीख में जब हम लोग देख रहे हैं तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन के दम पर सरकार चल रही है, जो मौजूदा सरकार है। तो ये ज़ाहिरी तौर पर इनडायरेक्टली कहें सत्ता से मतलब उनको भी है, सत्ता का हेडमास्टर तभी वही है। तो इस नाते ये सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं, हर चीज़ पर राजनीति हो रही है। आज सामाजिक मुद्दों को लेकर भी राजनीति हो रही है। लेकिन खुद बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हो रही है, राजनीति ही तो हो रही है। बात बात पे राजनीति होती है, हर घटना को लेकर राजनीति हो रही है और अपना हित साधने के लिए हर जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। जनता के हित की बात जब आती है, उसको न्याय दिलाने की बात आती है तो फिर टालम टोल की पॉलिसी अपनाते हैं सारे तमाम पार्टी के लोग। अब खुलकर कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं ये खुलकर जातिगत जनगणना के हित में, उसके मतलब पक्ष में बातें कर रही हैं, वकालत कर रही है। और मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी की बात अभी तो सर्वविदित है, वो खुले तौर पर संसद में इस तरह को बातों को उजागर कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करनी है। और इसको लेकर उनको कई बातें सुननी भी पड़ी सरकार की तरफ से। आपको मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो आपकी जाति क्या है, विवादित बयान दिया। कंगना रनौत तो कहती रहती हैं, उसको लेकर फिर बात उठी, चैनल में जाके बोली, फिर उसको फिर तो महारानी है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें हो रही है, राजनीति ही तो हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर आप आगे आओ, सैद्धांतिक चीजों को रखो, फिर इसको व्यावहारिक धरातल पर उतारो। ये काम सरकार का होना चाहिए। और चूंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र का मामला है, नीतिगत मामला है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो भाई अब केंद्र सरकार को अपना रुख यहाँ पे अख्तियार करना ही होगा, करना पड़ेगा ही जी। सामाजिक दबाव रहेगा, विपक्ष तो इसको मेन ये में लेकर चल रहे अपना एजेंडा में। ये एजेंडा है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था झारखंड में भी, तो ये जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, खासकर हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब 5 साल पूरा होने जा रहा है, जनगणना नहीं कराए इन्होंने। तो अब ये जो जाएंगे, जब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। उसी तरह से कांग्रेस जो है और सभी जगह संविधान का कॉपी लेके राहुल गांधी घूमे, जातिगत जनगणना का सवाल है, तो भाई उनको अपना कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराना चाहिए, मुझे कोई तो रोक नहीं रहा है उसको। अपने आप राज्य में जातिगत जनगणना कराओ। उनका जो तेलंगाना में जो ये हुआ है, सरकार बनी है, वहाँ भी करवा सकते हैं जातिगत जनगणना, तो करवाए नहीं है। तो भाई ये कहने और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगर कोई अभी राहुल गांधी कहीं जाए, अब बोले कि जातिगत गणना की बात हो, लोग उनसे पूछ ले कि आपका स्टेट में, जिस स्टेट में आपका सरकार है, वहाँ आप जातिगत गणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो। तो दोस्तों ये कथनी करनी को देखना और समझना है सबको। और अंत में हम लोग यही कहेंगे कि जातिगत गणना जो है, हम लोग के नज़र में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा भी, और इसमें आर्टिकल 340 है जिसमें कहा गया है कि एक आयोग बना करके जो है जातिगत जनगणना किया जाए और इसको पब्लिश किया जाए कि किसकी कितनी जनसंख्या, उसके हिसाब से उनकी भागीदारी जो हर एक क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिन में जो है देश में जो है हर एक तरह का जो है विषमता अगर फैलती है तो राजनीतिक उथल पुथल होगा, देश के एकता अखंडता खतरे में पड़ेंगे। लोग, आतंकवादी लोग जो है उस नौजवानों का सहारा लेंगे कि भाई तुम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, चलो देश में ये करो वो करो, आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाओ। तो ये सब है देश के लिए खतरनाक चीज है। ये सब तो हुआ ही है। हाँ, तो पिछले कुछ दशकों में जो उग्रवाद का तांडव नक्सल एरिया में भी देखिए, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कई और राज्यों में उग्रवाद बहुत तेजी से पनपा था और उसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ा है। हाँ। और ये सब अपराध इसलिए होगा कि जो युवा है और पिछड़े तबके का, वंचित वर्ग का युवा है, जब उसके पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो अंधी गलियों में भटकेगा ही, जंगलों में जाएगा ही, उसके लिए ये मजबूरी हो जाती है। तो ये सरकारों को देखना है और उनका दायित्व बनता है कि कैसे हम रोजगार पैदा करें, कैसे हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ, जो समाज का बड़ा तबका है उसको हम कैसे न्याय दिला पाएँ। इसके लिए ईमानदारी से कोशिश करनी होगी, राजनीति किए बगैर तमाम सरकारों को, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। और जो आप लोग तमाम इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी अपना कमेंट करें ज़रूर कि जातिगत जनगणना को लेकर आपकी राय क्या है।